हेलो एवरीवन, CSS ट्यूटोरियल की सीरीज का यह हमारा सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि CSS में हम प्रॉपर्टीज को, फॉन्ट्स को, उनके बैकग्राउंड को और चीज़ों को कलर्स कैसे देते हैं, कलर्स की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फोरग्राउंड कलर के बारे में। फोरग्राउंड कलर मीन्स वो कलर जो सामने दिखने वाली चीजों पे इंप्लीमेंट होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये कुछ टेक्स्ट देख रहे हैं, उन टेक्स्ट में जो बैकग्राउंड है उसका अलग कलर है और फॉन्ट का कलर अलग दिया हुआ है। फोरग्राउंड कलर की इंप्लीमेंटेशन के बारे में अगर हम देखें, अगर हमें किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को कलर देना है तो हम टैग को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें कलर देना है और उसके कलर को कलर की वैल्यू उसे डिनोट कर देंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कलर कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम 3 की बात कर लेते हैं जो शुरू से इंप्लीमेंट होते हैं CSS में। फर्स्ट वन इज RGB, देन हेक्स वैल्यू एंड देन कलर नेम ऑल्सो। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB में हम रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर कितना मिक्स करना है उसकी वैल्यू दे देते हैं। हेक्स वैल्यू में भी यही तीनों की वैल्यू दी जाती है, लेकिन वो हेक्स कोड होता है 6 डिजिट का, जिसे पहले हैशटैग से डिनोट किया जाता है। उसके बाद 6 डिजिट का कोड जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू का कितना वैल्यू होगा वो मेंशन किया जाता है। एंड देन कलर नेम की अगर बात करें तो हमारे पास 147 डिफरेंट कलर नेम्स अवेलेबल होते हैं। अगर हमें डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं करना है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों को प्रैक्टिकली अपने कोड एडिटर पे वर्क करके देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने एक index.html फाइल बना ली है जिसके अंदर हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक हेडलाइन, एक दूसरी हेडलाइन जो कि एक सब हेडिंग होगी और एक पैराग्राफ। अब हम इसके स्टाइल कंपोनेंट को भी एक बार देख लेते हैं। स्टाइल कंपोनेंट में हम देख सकते हैं कि हमने h1 वैल्यू दी है जो कि एक सेलेक्टर है हेडलाइन 1 के लिए। तो जो हमारी मेजर हेडलाइन होगी उसका हमने RGB वैल्यू दिया हुआ है। RGB, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों की वैल्यू हम 0 से लेके 255 के रेंज में देते हैं। 0 मीन्स वहाँ पे उस कलर की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी एंड 255 मीन्स वो कलर की इम्प्लीमेंटेशन 100% होगी। अब हम हेडलाइन 2 को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने उसमें कलर को हेक्स वैल्यू से डिनोट किया हुआ है। हेक्स वैल्यू जैसे हमने कहा था, हैशटैग के बाद 6 डिजिट कोड होता है जो कि हेक्स कोड होता है उस कलर का। इसके बाद हमारा जो P टैग है, इसको भी हम देख सकते हैं कि हमने इसमें RGB वैल्यू दी हुई है जिसमें रेड और ग्रीन तो मैक्सिमम है, बट जो ब्लू पार्ट है उसका सिर्फ 28 यूनिट्स ही हमने मिक्स किया है। लास्टली हम बॉडी पार्ट को देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट में हमने बैकग्राउंड कलर को डिनोट किया है। ब्रैकेट के बाद हमने एक प्रॉपर्टी दी है और उस प्रॉपर्टी का कलर जब हमने डिनोट किया तो हमने डायरेक्टली उस कलर का नेम मेंशन कर दिया जो कि ब्लैक है। जैसा हमने कहा था 147 कलर्स हैं, उसका एक पार्ट ब्लैक भी है। तो जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडलाइन 1 की वैल्यू, हेडलाइन 2 की वैल्यू और पैराग्राफ की वैल्यू एंड बैकग्राउंड की वैल्यू ब्लैक, ये सारे कलर जो हमने डिनोट किए थे अपने CSS फाइल में वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। सो हम लोग कलर को इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं? कलर इज अ पावर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द सोल। हम अपने वेब पेज को क्या कलर देते हैं, उसका लुक कैसा होगा, ये बहुत इफेक्ट करता है व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो हम अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और वो बिल्कुल कलरफुल नहीं है और उसके डिजाइनिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं है तो हम तुरंत उस फाइल को स्किप कर देते हैं और दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। और अगर वहीं हमारा वेब पेज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कलर्स का यूज किया गया है, तो हम उस पर रिटेन करेंगे, हम उसे पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा अटेंशन ले लेता है। वेब डेवलपमेंट में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बैकग्राउंड कलर होगी। कलर प्रॉपर्टी जो फोरग्राउंड की थी वो फोरग्राउंड के एलिमेंट्स के लिए, फोरग्राउंड एलिमेंट्स मतलब जो सामने की तरफ है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो होगी वो पीछे के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि CSS को हमें बॉक्स मॉडल में सोचना हो। अगर बॉक्स मॉडल में हम सोचते हैं तो हम देख सकते हैं जो भी हमारे टैग्स होंगे वो एक बॉक्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट होंगे और हम जो बैकग्राउंड कलर देंगे उस पूरे के पूरे बॉक्स में वो कलर आ जाएगा। सो ये इमेज बहुत क्लियर कर देगा कि बैकग्राउंड कलर होता क्या है। हमने यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है और एक डायग्राम दिया है, जो पिक्चर दिया हुआ है, इसके पीछे का कलर व्हाइट है। व्हाइट कलर इसके बैकग्राउंड का कलर है। यही होता है बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी।
पीछे जो इम्प्लीमेंट होगी वो कलर को बैकग्राउंड कलर कहेंगे। वैसे ही हम देख सकते हैं ये दोनों मिनियन बहुत खुश हैं क्योंकि इन्हें कलर दे दिया गया है, अब ये व्हाइट नहीं है। सो चलिए अब हम समझते हैं कि कलर्स को हमारे स्क्रीन पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। जो हमारा स्क्रीन होता है वो कई छोटे छोटे पिक्सल्स को मिला के बना होता है। पिक्सल कुछ नहीं, एक छोटा सा स्क्वायर एरिया होता है, टाइनी स्क्वायर एरिया, जो कलर एमिट करता है। अगर हम अपनी स्क्रीन को अगर बंद रखेंगे तो हमारा स्क्रीन ब्लैक रहता है क्योंकि जितने भी पिक्सल्स हैं सारे अभी कलर एमिट नहीं कर रहे। लेकिन जैसे हमारा स्क्रीन ऑन होता है तो अलग अलग पिक्सल्स अलग अलग कलर एमिट करते हैं और उन कलर्स के एमिशन के कारण हमारी स्क्रीन में अलग कलर की विजिबिलिटी होती है। हर पिक्सल का कलर जो होगा 3 कलर्स को मिला के बनेगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। कोई भी कलर हमें बनाना है तो इन तीनों के कुछ प्रपोर्शन पे मिक्स किया जाएगा तो वो कलर का फॉर्मेशन हो जाए। इसी थ्योरी पे हमारा पिक्सल भी काम करता है। अगर हमें जानना है कि कौन से कलर को कितने प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए, उसकी हेक्स वैल्यू क्या है, उसकी RGB वैल्यू क्या है, इसके लिए हम एक टूल का यूज कर सकते हैं। सो जैसे ही हम गूगल पे कलर पिकर सर्च करेंगे हमें यहाँ पे एक कलर पिकर मिल जाएगा। इसमें हम कलर्स की वैल्यू को जो हम ड्रैग कर रहे हैं, सर्कल, स्मॉल सर्कल दिख रहा है, इसे ड्रैग करके किसी भी कलर पे ले जा सकते हैं। इस कलर के परसेंटेज पे वो होगा, हम कलर्स को ड्रैग कर सकते हैं। नीचे में हमें उसका हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू और कुछ और अदर वैल्यूज जो अदर फॉर्म्स ऑफ कलर डिनोशन होते हैं वो रिटन मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम कोई कलर पिक करते हैं तो हम डायरेक्टली उसकी हेक्स वैल्यू को कॉपी करके या RGB वैल्यू को कॉपी करके CSS में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मीन्स हमारे स्क्रीन पे जो डिफरेंट चीजें हैं उन दोनों के कलर्स में क्या डिफरेंस है, लाइक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस है कलर का, उसे कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं। सो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मैंने अभी कर्सर को रखा है वो एरिया पे हमने लिखा है लो कॉन्ट्रास्ट, देन उसके बाद ये जो ब्लैक एरिया है इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट एंड देन मीडियम कॉन्ट्रास्ट। जब हम कॉन्ट्रास्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स में डिफरेंस है कि नहीं। अगर हमारा लो कॉन्ट्रास्ट है जैसा इसमें दिख रहा है तो हमें रीडेबिलिटी बहुत बेकार हो जाएगी, उस टेक्स्ट को रीड करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होगी और कोई भी इस टेक्स्ट को रीड करना प्रेफर नहीं करेगा। सिमिलरली हाई कॉन्ट्रास्ट, अगर आपका वेब पेज बहुत ज़्यादा टेक्स्ट से ना फिल्ड है तो ये प्रेफरेबल होगा कि हाई कॉन्ट्रास्ट यूज़ कीजिए, बिकॉज उसमें जो वर्ड्स होंगे, जो फोरग्राउंड की जितनी भी चीज़ें होंगी वो उभर के सामने आएंगी और जो भी उस वेब पेज को देखेगा वो उसे एक ही बार में, उसे आई कैचिंग होगी तो वो एक ही बार में उसे व्यू कर लेगा। अगर आपका वेबसाइट टेक्स्ट से भरा हुआ है और बहुत लंबे समय तक उसे रीड करना है लोगों को, तो ये प्रिफर्ड होता है कि मीडियम कॉन्ट्रास्ट दिया जाए, उससे आई पर स्ट्रेन नहीं होगा, लोग आपकी वेबसाइट पर लॉन्ग टाइम तक रिटेन करेंगे। सो चलिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारी index.html फाइल है। इसमें हम देखें तो हमने एक h1 टैग दिया है, एक h2 टैग दिया है एंड देन एक पैराग्राफ टैग दिया हुआ है। इसकी स्टाइलिंग पर अगर हम फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर एंड उसके बाद उसकी वैल्यू RGB फॉर्म में दी हुई है। सो जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है उसको डिनोट करने के लिए हम पहले टैग को लेंगे, उसके बाद सिंपली बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड और कलर के बीच में एक डैश होता है, ये याद रखिएगा। देन कोलन देके उसकी जिस भी यूनिट में हमें वैल्यू देनी है, लाइक इसमें RGB में दी हुई है, नीचे हमने डायरेक्टली कलर लिखा हुआ है एंड लास्ट में हमने एक्स वैल्यू भी दी हुई है h2 टैग को। तो हम डायरेक्टली इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं ये हमारा h1 टैग है, इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट नेम से दी थी सायन कलर, CYN सायन कलर। देन ये हमारा h2 टैग है, h2 टैग को हमने बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया हुआ था एंड देन पैराग्राफ टैग को सिंपली व्हाइट कलर दिया हुआ। सो हमने वो प्रॉपर्टीज हटा दी, तो हम सिंपली अब देख सकते हैं कि जो h1 टैग है ये एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक एलिमेंट है जिसने पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया और ये पूरा का पूरा साइन कलर आ गया। ये हमारा h2 टैग है, इसका कलर हमने ग्रे दिया हुआ है और बैकग्राउंड का कलर, बॉडी के बैकग्राउंड का कलर भी ग्रे है, इसलिए ये हमें उतना विजिबल नहीं है, इसका बैकग्राउंड फुल लेंथ तक एक्सटेंड होगा। देन आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसने भी पूरा एरिया कवर किया हुआ है और इसके बैकग्राउंड को भी हमने व्हाइट कलर दिया था, तो ये व्हाइट कलर दिखा रहा है। सो नाउ हम अब अपने कॉन्ट्रास्ट के बारे में देख लेते हैं। ये हमने एक HTML फाइल बनाई है जिसमें सिर्फ हमने 3 हेडिंग्स दिए हुए हैं, तीनों का साइज डिफरेंस है h1, h2 एंड h3। अब हम इसके CSS शीट को भी देख लेते हैं। CSS शीट में हमने बॉडी को व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है और कलर प्रॉपर्टी
जो कि फोरग्राउंड एलिमेंट्स के लिए होता है वो स्मोक व्हाइट कलर दिया हुआ है। तो व्हाइट एंड स्मोक व्हाइट ये दोनों के कलर्स में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नहीं है, तो हमें इसकी पुअर विजिबिलिटी दिखनी चाहिए। सिमिलरली हम H1 टैग को देखें तो उसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दिया है, लेकिन फोरग्राउंड कलर आई मीन कलर प्रॉपर्टी व्हाइट दी हुई है। तो ये बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये हमें बहुत क्लियरली एंड आई कैची होगा, ये हमें इजीली दिख जाएगा। अब आते हैं H2 टैग पे, जिसका बैकग्राउंड हमने पिंक दिया है, लेकिन कलर टेक्स्ट को जो दिया है वो व्हाइट दिया हुआ है। इसमें कुछ कंट्रास्ट है, लेकिन इसका भी कंट्रास्ट बहुत ज्यादा नहीं है। एंड लास्ट में H3 टैग जो है, H3 टैग को दोनों व्हाइट दिया हुआ है, तो बिल्कुल कंट्रास्ट ना होने के कारण ये हमें बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारा H1 टैग था, जिसे हमें हाई कंट्रास्ट दिया था, ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट कलर टेक्स्ट का, तो ये इजीली विजिबल है। सिमिलरली हमने जो हमारा हेडलाइन 2 था उसे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है पिंक का, टेक्स्ट का कलर व्हाइट दिया हुआ है। इसे हम देख तो सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। एंड लास्ट में हम देखेंगे अगर हम इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। दिस इज अ हेडलाइन 3, बट अब हम इसे हाईलाइट से हटाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें वो टेक्स्ट बिल्कुल विजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर व्हाइट है और बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है। सो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे 0 होने के कारण हमें वो टेक्स्ट विजिबल ही नहीं है। कॉन्ट्रास्ट के बाद हम अपने ओपेसिटी प्रॉपर्टी पे आते हैं। ओपेसिटी प्रॉपर्टी आती है ओपेक वर्ड से। जिस चीजों के आर पर हम देख सकें उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उसका डायरेक्ट अपोजिट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। ओपेसिटी को जनरल टर्म्स में अगर समझे तो हम ये भी कह सकते हैं कि कलर कितना गाढ़ा है। ओपेसिटी का रेंज होता है 0 से 1 के बीच में। 0 मतलब 0%, 1 मीन्स 100%। सो ये हमारी index.html फाइल है। मतलब हमने H1 टैग दिया हुआ है, 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। अब इसका CSS अगर देखें तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ जिसका क्लास .1 है उसमें कलर रेड दिया हुआ है टेक्स्ट को, बैकग्राउंड कलर ब्लैक में दिया हुआ है, ओपेसिटी 0.5 दी हुई है, मीन्स 50%। तो ये ओपेसिटी जो प्रॉपर्टी हमने लगाई, ओपेसिटी कोलन के बाद 0.5, ये इन दोनों प्रॉपर्टी की ओपेसिटी चेंज कर देगी, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड दोनों की। जैसा हम देख सकते हैं ये रेड में जो मेंशन किया जिसमें अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा पैराग्राफ 1 है। इसका कलर हमने रेड दिया हुआ था एंड बैकग्राउंड को ब्लैक कलर दिया हुआ था, लेकिन ओपेसिटी 50 करने के कारण बैकग्राउंड का कलर अब ग्रे हो चुका है और फोरग्राउंड का कलर पिंकिश टाइप का हो गया। कलर को डिनोट करने के लिए हमारा एक और मेथड होता है। हमने शुरू में कहा था कि उसे लास्ट में बताएंगे, सो अब उसे रिवील करने का टाइम है। HSL and then HSLA. HSL stands for hue, saturation and light या lightness, and HSLA stands for hue, saturation, lightness and alpha value. Alpha value simply जैसे हमने RGBA में देखा था उसकी ओपेसिटी को डिनोट करता है, सिमिलर इसमें भी वही है। अब हम आते हैं HSL पे, hue, saturation and lightness. So HSL में H की वैल्यू 0 to 360 के बीच में ही होगी। देन आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन डिनोट करता है लाइक हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है डार्क येलो, अब उसमें ग्रे का अमाउंट कितना होगा। ग्रे का अमाउंट 0 से 100% के बीच में हो सकता है और इसे हम HSL में परसेंटेज के फॉर्म में ही डिनोट करके 0 to 100 के बीच में कुछ भी नंबर डिनोट कर सकते, जहाँ पे 100 जो होगा वो फुल सैचुरेशन डिनोट करेगा। मतलब कि जैसे हम इस येलो में देख सकते हैं हमारा जो येलो कलर है वो अपने मैक्स पे आ चुका है और अगर 0 है तो उसमें ग्रे होगा, तो ग्रे का शेड जैसे जैसे कम होगा सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देन आता है लाइटनेस। व्हाइट या फिर ब्लैक का अमाउंट कितना होगा उसे हम लाइटनेस कहते हैं। लाइटनेस को भी हम 0 से 100% के बीच में डिनोट करते हैं। सो हमने HSL शीट बनाई हुई है HSL के लिए। इसके index.html फाइल में हमने सिर्फ 3 चीजें इंप्लीमेंट की हैं, 2 हेडिंग और 1 पैराग्राफ। कि हमने H1, H2 और पैराग्राफ को मार्जिन पैडिंग दे दी है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है लाइट पिंक का। हमने पैराग्राफ को HSLA वैल्यू दी हुई है जिसमें H की वैल्यू 0, S की वैल्यू 100, L की वैल्यू 100 एंड A की वैल्यू 0.5। सो हम देख सकते हैं कि HSLA वैल्यू भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
यहाँ व्हाइट, यहाँ येलो, यहाँ पिंक, जो भी रिस्पेक्टिव कलर हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे विजिबल है। सो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम pH वैल्यू को डिनोट करते हुए अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें अलग अलग pH वैल्यू देंगे और pH का नंबर मेंशन करेंगे। किया जाएगा, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे खुद ट्राई करें और अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। सो चलिए अब हम अपने pH वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि हमने इसे इंप्लीमेंट कैसे किया है। इसके HTML फाइल को अगर देखें तो हमने एक बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हेडिंग दी हुई है जो pH स्केल डिनोट करेगा। उसके बाद हमने डिफरेंट कलर्स के हर एक pH के लिए डिफरेंट पैराग्राफ बना दिया है, क्योंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है तो एक पूरा ब्लॉक उसके लिए डिनोट हो जाएगा। हमने हर एक को क्लास दे दिया हुआ है उसके वैल्यू के हिसाब से। लाइक 00 pH है तो उसका क्लास 0 दे दिया है ताकि हमें ये समझने में इजी होगी और इसके इम्प्लीमेंटेशन में इजी होगी। इसी तरह 0, 1, 2, 3 से लेके 14 तक सारे क्लासेस दिए हुए हैं। 14 की वैल्यू वेरी एल्कलाइन वैल्यू होती है एंड 7 जो होता है वो न्यूट्रल pH के लिए डिनोट होता है। यहां तक तो हमारा HTML पार्ट था। स्टाइल शीट भी हमने इसी में इंप्लीमेंट कर दी है, तो हम देख लेते हैं स्टाइल शीट हमने की क्या है। H1 टैग को हमने डिफरेंट कलर बैकग्राउंड दे दिया है। फाइनली आते हैं pH वैल्यू पे। अपने क्लास के हिसाब से 0 क्लास जो था उसमें हमने RGB वैल्यू दी हुई है। ये RGB वैल्यू 0 pH के लिए होती है जो कि एक डार्क पिंक कलर है। सो हमने ऊपर से नीचे तक आते आते उसके पिंक कलर को लाइट करते गए हैं जो कि उसके अलग अलग pH पे उसका कलर मेंशन शो करता है। देन 7 में इसकी वैल्यू नॉर्मली लाइट ग्रीन है, सायन कलर या लाइट ग्रीन बोल सकते हैं। 8 के बाद से इसकी वैल्यू जो है ब्लू में चेंज होती गई है और नीचे की तरफ वो डार्क होती गई है जैसा pH स्केल पे डिनोट करेगा। सो ये वेब पेज कुछ ऐसा नजर आ रहा है। सबसे पहले pH स्केल लिखा हुआ है हेडिंग में, उसके बाद 14 टू लेके 0 तक अलग अलग pH के लिए अलग अलग कलर दिया हुआ। यही था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में टेक्स्ट के बारे में एंड बॉक्स मॉडल के बारे में और डिटेल में समझेंगे। Thank you for watching. See you again.